हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम नामदेव और आज हम करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 7। तो थोड़ा सा क्विक रिकैप। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद है क्या? टाइप ऑफ फंक्शन में क्या क्या देख लिया था हमने? पहला था हमारा अलजेब्रिक, फिर पॉलिनोमियल, देन फ्रैक्शनल रेशनल, देन एक्सपोनेंशियल, देन लॉगरिथमिक, देन मॉडुलस, या फिर बोला जाए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और जीआईएफ। मॉडुलस और जीआईएफ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनकी हमने वैल्यूज भी देखी थी। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा था जिससे लोगों को डर लगता है? लॉग मॉडुलस और जीआईएफ की आपने प्रॉपर्टीज जो बताई थी वो याद कर ली होगी, तो अब हम करेंगे उन प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू 2 टाइम्स जीआईएफ ऑफ x प्लस 3 एंड y इक्वल टू 3 टाइम्स जीआईएफ ऑफ x माइनस 2 प्लस 5, ये दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है जीआईएफ ऑफ x प्लस वाई कितना होगा। ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड सॉल्व करके देखिए, थोड़ा सोच के देखिए, पेन चला के देखिए। प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत जरूरी है, याद होना बहुत जरूरी है, तब जाके क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। लेकिन यदि नहीं याद हो रही तो क्या करें? ये चीज मुझे बस नहीं, ये चीज जेडबलई वालों को भी पता है कि भैया सभी को प्रॉपर्टी याद नहीं होती है, इसलिए तो वो सीट कम रखते हैं, वरना 2-3 लाख सीट रखते जेडबलई में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप तो अच्छे बच्चे हैं, आपको याद होगी। तो देखो, दोनों है y की वैल्यू, पहली वाली भी दूसरी वाली भी, तो मैं क्या करता हूं, दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर देता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस 6 प्लस 5। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? यदि हम जी आई एफ में कोई इंटेजर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उस इंटेजर को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो जो x माइनस 2 था, वहां पर 2 था इंटेजर, तो इंटेजर को हमने बाहर निकाल लिया। अब इंटेजर बाहर आया तो वो 3 से मल्टीप्लाई होकर -6 हो गया। ठीक है, थोड़ा साइड वाइड चेंज करके कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखो कितना हो गया। 3 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस 2 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स, दैट इज जी आई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -6 प्लस 5 -1, 3 के साथ ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक, तो मान लो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4। अब यदि हम जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। देखना, y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस 3 है, तो यहां से 2 इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 रख देते हैं, तो वैल्यू कितनी आ गई y की, 11 आ गई। y की वैल्यू मिल गई हमें। और आगे चलते हैं, अब हमें निकालना है जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 11 मिल गई। अब फिर से प्रॉपर्टी लगाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी? जीआईएफ के अंदर जब भी कोई इंटेजर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देखो, ये रह गया जीआईएफ ऑफ एक्स और इंटेजर 11 को हमने बाहर निकाल लिया। अब जीआईएफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4, तो ये आ गया 4, ये आ गया 11 और टोटल कितना आ गया, 15। तो हमारे जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15। आया क्या समझ में? बहुत ही इजी सा 1-2 लाइन का क्वेश्चन, 10-15 सेकंड का, वो समझाने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, आपको सूरज तक सोचने में कितना टाइम लगता है, बिल्कुल 2 सेकंड, पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, बहुत ज्यादा। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम कम लगता है, पर आपको समझाना है ना, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, आइए कुछ कुछ समझ में, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन किया था हमने, याद है क्या? 0.25 प्लस 1/100 था, प्लस पॉइंट, फिर 0.25 प्लस 2/100 था, फिर 0.25 प्लस 3/100 था, ऐसा करके 0.25 प्लस 100/100 था, उसकी वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो वो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना तो देख लिया था, फॉर्मूला भी देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। तो मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है प्लस एक्स प्लस 1/n है प्लस एक्स प्लस 2/n है प्लस डॉट 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 ऐसा करके x प्लस n माइनस 1/n तक है। ठीक, तो इसकी वैल्यू जो होती है, ये
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n इंटू एक्स के बराबर होती है। अब आपको वो जो क्वेश्चन है फिर से फॉर्मूला से करके ट्राई करना है, उसमें और इसमें देखो डिफरेंस क्या है। उसमें लास्ट में टर्म आ रही थी 100/100, मतलब नीचे डेनोमिनेटर और ऊपर न्यूमरेटर सेम था। ये जो फॉर्मूला है इसमें न्यूमरेटर जो है ना एक कम है डेनोमिनेटर से, नीचे n है ऊपर n-1 है, तो उस क्वेश्चन में एक स्टेप ज्यादा था। इसलिए केवल आप फॉर्मूले पर डिपेंड ना करें, कुछ एक चीज दो चीज प्लस माइनस हो गई तो उसको सॉल्व कर सके, इसलिए हमने पहले क्वेश्चन बताया, बाद में आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, अब आपका काम क्या है, फिर से फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को करना है। चलो एक और फॉर्मूला है हमारे पास, x प्लस 1/2 का GIF प्लस x प्लस 2/4 का GIF प्लस x प्लस 4/8 का GIF प्लस डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। कितना होता है ये x के GIF के बराबर होता है। आया क्या समझ में? अरे आया क्या समझ में? आया क्या? अरे कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ कर दी, वही मुझे लगा। गड़बड़ कैसे हुई ये पता चला ना? देखो पहले गड़बड़ कैसे हुई ये बता देता हूँ। मैंने x प्लस 1/2 लिख दिया था, 2/4 लिख दिया था, 4/8 लिख दिया था। इस पूरे का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कितना हो गया, x के बराबर आ गया, क्योंकि 1/2 तो फ्रैक्शन है, 0 हो सकता है। ठीक, तो यहां से भी कुछ x के बराबर आता है, यहां से भी कुछ x के बराबर आता है, सब ऐड होके x के बराबर हो तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए मुझे लगा फॉर्मूले में कुछ लफड़ा हो गया भाई। अब इस फॉर्मूले को करेक्ट कर देते हैं। फॉर्मूला है x प्लस 1/2, पूरे के अपॉन में 2 है, x प्लस 2/4, x प्लस 4/8 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस सब का एडिशन कितना होता है, x के GIF के बराबर होता है। आया क्या समझ में? एक बार दोनों फॉर्मूलेज को अच्छी से नजर मान लो, फिर हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तो इसकी एप्लीकेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखें, चलो पढ़ के बता दो फिर से, फॉर्मूला याद हो जाए, मेरे साथ साथ पढ़ते जाना। GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ x प्लस 1/n प्लस GIF ऑफ x प्लस 2/n प्लस डॉट 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 GIF ऑफ x प्लस n-1/n इक्वल टू n इंटू एक्स का GIF। ठीक, दूसरा GIF बोलने में बड़ी मेहनत लगती है, इसको दिमाग में याद रखते हैं, केवल फॉर्मूला बोल देते हैं। x प्लस 1/2 प्लस x प्लस 2/4 प्लस x प्लस 4/8 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। पूरे का आंसर कितना आता है, x का GIF के बराबर। ठीक है, चलें क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन देखना, 2011 प्लस 1/2 प्लस 2011 प्लस 2/4 प्लस 2011 प्लस 4/8 कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, फिर प्लस लगा हुआ है, यहां पे एक पार्ट खत्म होगा, दूसरा पार्ट GIF ऑफ 10 प्लस GIF ऑफ 10 प्लस 1/10 प्लस GIF ऑफ 10 प्लस 2/10, और ऐसे कहां तक, डॉट 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 10 प्लस 9/10 का आंसर कितना होगा। जल्दी से फॉर्मूला लगाओ, आंसर बताओ। देखो ये जो पूरी कहानी है ये कैसी है, फिर से फॉर्मूला बताए दे रहा, x प्लस 1/2 x प्लस 2/4 प्लस डॉट 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 ऐसी है। और इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, इसका फॉर्मूला होता है x के GIF के बराबर। और दूसरी वाली कहानी है, दूसरी वाली का फॉर्मूला कैसा था, x प्लस 1/n का GIF प्लस x प्लस 2/n का GIF प्लस डॉट 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 कहां तक, x प्लस n-1/n के GIF तक। इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, n इंटू एक्स का GIF। जल्दी से दोनों फॉर्मूला लगाओ, आंसर क्या आ जाएगा। देखो पहले वाले का आंसर आ जाएगा x के बराबर, x क्या है यहाँ पर 2011 है, तो 2011
2011 का GIF। दूसरे वाले का देखो कितना आ रहा है, n इंटू एक्स के बराबर। x क्या है, x है हमारा 10, ठीक, इंटू n। n कितना है, n होता है जो पहले टर्म में डेनोमिनेटर में होता है, ठीक। तो यहां देखो 10 ही n है। तो 2011 का GIF कितना आ गया, 2011 प्लस 10 इंटू 10 100 का GIF कितना आ गया, 100। आंसर टोटल कितना आ गया, 2111। आया क्या समझ में, अरे आया क्या, बिल्कुल आ गया, ठीक। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब एक और बेकार का फंक्शन है, बेकार का क्यों है, क्योंकि कभी यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी है तो पढ़ लो। इस बेकार के फंक्शन का नाम है लीस्ट इंटेजर फंक्शन। इसका काम क्या है, जैसे कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन था, उसको दिखाते थे हम बड़े वाले ब्रैकेट से। ये जो लीस्ट इंटेजर फंक्शन है, इसको हम दिखाते हैं छोटे वाले ब्रैकेट से, ठीक। तो जैसे हमारा ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन है, वो क्या देता था, एक्स से छोटा या बराबर इंटेजर देता था। ये लीस्ट इंटेजर फंक्शन क्या करता है, एक्स से बड़ा या बराबर ग्रेटेस्ट इंटेजर वो इंटेजर देता है। ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन एक्स से छोटा या बराबर देता था, ये क्या करता है, एक्स से बड़ा या बराबर देता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई 5.4 लिखा है, तो 5.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता था, इससे जस्ट छोटा या बराबर इंटीजर। तो इसके बराबर तो इंटीजर हो नहीं सकता, छोटा होगा, तो कितना हो जाएगा 5। वहीं पर यदि मैं पूछूं 5.4 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ, तो मतलब इससे बराबर या बड़ा, तो देखो बराबर तो इंटीजर हो नहीं सकता, तो बड़ा बड़ा होगा, बड़ा को कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आया क्या समझ में, अरे आया क्या, बिल्कुल आया। मान लो 2.3 है, 2.3 का पहले देखते हैं GIF। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब इससे छोटा या बराबर इंटीजर, वो हो जाएगा 2। तो यदि मैं पूछूं 2.3 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, मतलब इसके बराबर या इससे बड़ा इंटीजर, तो देखो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आया क्या समझ में। मान लो मैं तुमसे -4.2 का GIF पूछता हूं, तो इससे छोटा या बराबर इंटीजर कितना हो जाएगा, -5। अब यदि मैं तुमसे पूछता हूं -4.2 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ, तो क्या बताओगे, इससे बड़ा या बराबर इंटीजर। तो इससे जस्ट बड़ा कौन सा हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहां से हमें कुछ प्रॉपर्टी समझ में आई। क्या प्रॉपर्टी समझ में आई, इसकी उतनी प्रॉपर्टी खतरनाक नहीं है जैसी GIF की थी, एक दो प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं। यदि x क्या है, इंटीजर है, तो GIF ऑफ x हो, चाहे लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x हो, ये सब कुछ x के बराबर ही रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, जब x इंटीजर नहीं है, तो जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होगा, ये किसके बराबर होगा, देखना यहां पे इंटीजर नहीं है, तो जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में +1 कर दें उसके बराबर आ रहा है। देखो 5 में +1 कर दिया तो 6, 2 में +1 कर दिया तो 3, -5 में +1 कर दिया तो -4। मतलब जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1 होता है कि कब, जब x इंटीजर ना हो। तो देखो इसकी इसीलिए हमें इतना यूजफुल नहीं है, ना ही इतनी सारी इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को तो बहुत अच्छी से पढ़ चुके हैं। तो यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ भी जाता है, तो उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। कैसे, ऐसे। आया क्या समझ में, ठीक है। एक बार देखो प्रॉपर्टी, फिर आगे हम नया फंक्शन देखते हैं। नया फंक्शन कौन सा, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। चले, चलो भाई। अब अगला है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये भी क्या है, ये भी बस ब्रैकेट का कमाल है। कैसा ब्रैकेट का कमाल है, देखो
सबसे पहले हमने पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में क्या किया था, जो हमारा एक्स था उसके दोनों साइड क्या थे, डंडे थे। फिर हमने पढ़ा GIF, उसमें एक्स के दोनों साइड क्या था, बड़ा वाला ब्रैकेट था। फिर हमने पढ़ा लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें एक्स के दोनों साइड छोटा ब्रैकेट था। कौन सा ब्रैकेट बच गया, करली ब्रैकेट। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है fx, ये होता है करली ब्रैकेट ऑफ x। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। अब ये एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा देखना। देखो 4 को हम लिख सकते हैं 4+0, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। 4.2 को लिख सकते हैं हम 4+0.2। ऐसे ही किसी भी नंबर x को हम लिख सकते हैं उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, और यही फ्रैक्शनल पार्ट क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आया क्या समझ में। तो यहां से यदि मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हमने कर्ली ब्रैकेट से डिनोट किया है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कितना हो जाएगा, देखना, x माइनस GIF ऑफ x। आया समझ में। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं fx इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो कि होता है हमारा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x के बराबर। ठीक, अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो सकता है अधिक से अधिक। 4 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट था 0, 4.2 के लिए था 0.2, 4.5 के लिए कितना होगा, 0.5 होगा, 4.9 के लिए कितना होगा, 0.9 होगा, 5 के लिए कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से हम इसकी रेंज बता सकते हैं। इसकी रेंज क्या हो जाएगी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है जो हमारा, ये देखो 0 के बराबर तो हो रहा है, ये फंक्शन 0 के बराबर तो हो रहा है, लेकिन 1 के बराबर नहीं हो रहा, और 0 से 1 के बीच में चल रहा है। ठीक है, आया समझ में। ऐसे हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की क्या देख ली, रेंज देख ली। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, कोई समस्या कुछ भी नहीं। 4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 4 में तो फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, 0। 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0.3 ही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। यहां तक समझ में आया। अगला क्वेश्चन आपके लिए, -2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा। देखो 11th पास करके, 11th में GIF पढ़ के, सब तरह के फंक्शन पढ़ के, फिर से 12th में पढ़ के इस लेवल तक आ चुके हो। गलती की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल सही आंसर बताना। सोचने का टाइम दे रहा हूं आपको। -2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कितना आएगा। जब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या करोगे, फॉर्मूले से। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है x माइनस GIF ऑफ x। तो हम क्या लिख दें, x माइनस GIF ऑफ x लिख दिया। अरे GIF ऑफ x लिख दिया। अब ये बताना, ये कितना हो गया, -2.4 का -2.4, माइनस का यहां माइनस है। -2.4 का GIF क्या होता है, उससे जस्ट छोटा या बराबर इंटीजर। तो उससे जस्ट बराबर तो हो नहीं सकता, छोटा हो सकता है। कौन सा हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो गया, -2.4 प्लस 3 डेट इज 0.6। आया क्या समझ में, नेगेटिव नंबर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे निकाला, आया क्या थोड़ा बहुत। ठीक है, एक बार फिर से देखना, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो फंक्शन का क्या करना पड़ता है, हमें ग्राफ ड्रा करना पड़ता है। ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन को तो हम डिफाइन कर ही चुके हैं। कैसे डिफाइन किया है, f(x) जो है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये है कर्ली ब्रैकेट ऑफ x के बराबर, और ये होता है x माइनस GIF ऑफ x के बराबर। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। अब इसके बेसिस में हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ये बताओ कि जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, कोई भी वैल्यू ले लो, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 0.1, तो वैल्यू आ जाएगी 0.1। 0.2 हो गया x, तो वैल्यू आ जाएगी 0.2।
0.5 होगा x तो वैल्यू आ जाएगी 0.5। मतलब जब भी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू x ही आ जाएगी। आया क्या समझ में? दूसरी चीज, मान लो जब हमारे x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? x माइनस 1 आ जाएगी। कैसे? एग्जाम्पल लेके सोच लो। मान लो 1.2 है x, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा? 0.2। कैसे आया? 1 माइनस करके। 1 क्यों माइनस किया? क्योंकि GIF 1.2 का 1 होता है। थोड़ा और मान लो, दिख नहीं रहा हो यदि साइड का तो सुनते जाना। मान लो x की वैल्यू 4 से 5 के बीच है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x माइनस 4 आ जाएगी। क्यों x माइनस 4 आ जाएगी? एग्जाम्पल लेके देख लो, 4.6 ले लिया मान लो, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया? 0.6। क्यों 0.6 हुआ? क्योंकि 4.6 में से हमने 4.6 का इंटीग्रल पार्ट यानी कि 4 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो इन सभी चीजों को देख के हम क्या कर सकते हैं? इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ग्राफ कैसे ड्रा होगा? चलो, ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है, हम बनाते हैं एक सीधी डंडी जिसको बोल देते हैं y, एक लेटी डंडी जिसको बोल देते हैं x। जहां पे ये कट कर रही होती है इसको बोल देते हैं 0, और यहाँ हो जाता है 1, यहाँ हो जाता है 2, यहाँ हो जाता है 3। ठीक, यहाँ हो जाता है -1, यहाँ -2, यहाँ -3। ऊपर 1 2 3, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जगह खाली है तो बना देता हूँ। अब मुझे ये बताओ, फंक्शन फिर से आपके सामने बना देता हूँ। फंक्शन क्या था? फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब जब x की वैल्यू 0 होगी तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आएगा? 0 आएगा। इतना आया समझ में? जब x की वैल्यू 1 होगी तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आएगा? 1 आएगा। x2 होगा तो 2 आएगी। x3 होगा, अरे 0 आएगी। x0 पर 0, x1 पर 0, x2 पर 0, x3 पर 0। x 0.1 होगा तो कितनी? 0.1। x 0.2 होगा तो 0.2, x 0.3 होगा तो 0.3। जब भी x 0 से 1 के बीच में होगा तो जो फंक्शन मिलेगा एफ एक्स, ये y इक्वल टू एक्स ही मिलेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं? 0 से 1 के बीच में ये जो फंक्शन का ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा और 1 पे रहेगा ओपन। 1 पे ओपन क्यों रहेगा? क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू हमारी 1 होगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 0। वापस ग्राफ नीचे से चालू होगा, फिर ग्राफ 0 से लेके 1 तक जाएगा। एग्जाम्पल लेके देख लो, मान लो 1.5 ले लेते हैं, तो 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, फिर से 0 से 1 के बीच में आ गया। और जैसे ही x की वैल्यू 2 होगी फिर से 0 से स्टार्ट होगा, तो ऐसे 0 से लेके 1 तक ये ग्राफ क्या होगा? जाता जाएगा। आइए क्या समझ में? यदि मैं यहां पर एक ऐसी लाइन ड्रा कर दूं और बोल दो इस लाइन को y इक्वल टू 1, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है कभी भी y इक्वल टू 1 को टच नहीं करेगा। क्यों टच नहीं करेगा? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू कभी 1 होती ही नहीं है, हमेशा 1 से छोटी होती है। ये चीज हम लिख भी चुके हैं, देखना, ये देखो ये लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज 0 से 1 तक होती है। 1 पे इनइक्वालिटी का साइन है, यानी कि हमेशा 1 से क्या होगी? कम होगी। ठीक है, एक बार इस ग्राफ को अच्छी से ताड़ लो, फिर इसकी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज एक दो देख लेते हैं। चलो, ताड़ने में तो आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हो, घूरने में तो घूर लिया होगा। चलो प्रॉपर्टी देखें। जब कभी भी x क्या होगा? इंटीजर होगा। इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पूछा जाए या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x पूछा जाए, हमेशा ये चीज कितनी आएगी? 0। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। समस्या जब खड़ी होती है जब x इंटीजर नहीं होता है। क्यों खड़ी होती है समस्या? क्योंकि जब इंटीजर नहीं होता है x, तब हमें इतना सारा सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट बना लेते हैं। चलो बनाते हैं। मान लो x इंटीजर नहीं है, ठीक, तो यदि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव हुआ मान लो 4.5,
तो आप फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू डायरेक्ट बोल दोगे, कितनी, 0.5। लेकिन यदि नेगेटिव हो गया तो उस केस में क्या करोगे, देखो जब x नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लगा दो। इससे आपका आंसर एक लाइन में बिल्कुल वैसा ही आ जाएगी जैसे यहां आपका 4-5 लाइन में आ रहा था। भरोसा नहीं हो रहा, इतना अच्छा शॉर्टकट, चलो देख देते हैं। मान लो हमें -2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो हम क्या करें, हम लिखते हैं 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.4। ठीक है, 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट हमें पता है 0.4 होता है, तो ये आ गया 1 माइनस 0.4 और आंसर कितना आ गया, 0.6। आया क्या समझ में? इसीलिए हमने इस प्रॉपर्टी को याद कर लिया कि जब कभी भी हमें नेगेटिव नेगेटिव चीज का निकालना होगा फ्रैक्शनल पार्ट, तो हम 1 से उसका फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव चीज का माइनस कर दिया करेंगे। ठीक, आया, दिमाग में बैठा लेना से कंफ्यूजन के चांसेस कम रहेंगे, गलती के चांसेस कम रहेंगे, टाइम ज्यादा लगने के चांसेस कम हो जाएंगे, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, हमें ज्यादा अच्छा फील होगा, वाह हमें याद है। आगे चले, तीसरी प्रॉपर्टी बोलती है यदि कुछ x है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जिसमें कुछ इंटीजर ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, तो उस इंटीजर को हम फ्रैक्शनल पार्ट के फंक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, यदि इंटीजर प्लस है या माइनस है, x के साथ कोई इंटीजर प्लस में है या माइनस में है, तो उस इंटीजर को हम ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बाहर निकाल सकते हैं। आया क्या? बिल्कुल आ गया, अच्छे से आ गया। एक बार प्रॉपर्टीज पर नजर मान लो, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ भाई, आ गया, उम्मीद है आ गया होगा। चले आगे, चलो चलते हैं। चलो, मेरे बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए जो पूरी प्रॉपर्टी जैसे ही बताता हूँ रट लेते हैं, उनके लिए एक क्वेश्चन, समेशन आर रन फ्रॉम 1 to 2050, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आर डिवाइडेड बाई 2050 की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताना। और चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ, ऑप्शन 1 x, ऑप्शन 2 GIF ऑफ x, ऑप्शन 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऑप्शन 4 नोटा, नॉन ऑफ द अबव। तो नया फंक्शन पढ़ते पढ़ते पुराना नहीं भूल जाना। ठीक, बड़ी मुश्किल से 11th की याद दिलाए हैं। चलो, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा समय नहीं खराब करते हैं, आगे चलते हैं। देखो, समेशन का मतलब क्या होता है, एक बार r इक्वल टू 1 के लिए लेंगे, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, ऐसा करके 2050 तक लेंगे और सबको ऐड कर देंगे, यही होता है। तो देखो, ये आ जाएगा x प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, देन x प्लस 2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, देन x प्लस 3 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ऐसा करके कहां तक, x प्लस 2050 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक, और पूरे के अपॉन में क्या है हमारा, 2050 है। अब मुझे ये बताना, x प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है। ओ ओ, गड़बड़ हो गई कुछ, यहाँ प्रॉपर्टीज में आई नहीं है। आई, यदि कोई इंटेजर ऐड है या सब्ट्रैक्टेड, तो उस इंटेजर को यदि हम हटा दें तो जो x प्लस आई का फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो x के फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर होता है। ठीक, ये थी प्रॉपर्टी, वही मैंने सोचा कुछ गड़बड़ हो गई। क्या है, हम मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता, मैं तो डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतनी सारी थ्योरी कौन याद रखे, वही मैथ्स के सब्जेक्ट में थ्योरी पढ़ याद रखेंगे तो केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या करेंगे। ठीक है, चलो, x प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट x के फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर होगी, तो ये आ गया x प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट हमारा x के फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर। ऐसे ही x प्लस 2 का फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा हमारा, वो भी x के फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर होगा। ऐसे ही x प्लस 3 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ये भी x के फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर होगा। ऐसा करके हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2050 टाइम्स लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक, पूरे के अपॉन में क्या है, 2050। अब देखो,
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 2050 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2050 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। नीचे क्या है, नीचे है 2050, 2050 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दैट इज आंसर सी। आया क्या समझ में? एक प्रॉपर्टी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मैंने फिर से करेक्ट कर दी। जो x प्लस इंटेजर का फ्रैक्शनल पार्ट होता है वही x का फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इसीलिए हमने x प्लस 1 के फ्रैक्शनल पार्ट को x का फ्रैक्शनल पार्ट बोल दिया, x प्लस 2050 के फ्रैक्शनल पार्ट को x का फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर बोल दिया। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी लगी छोटी सी और आंसर आ गया। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बार इसको देख लो पूरा, वैसे कुछ भी ज्यादा टफ है नहीं, चले आएंगे, चलो चलते हैं। वाइट कलर लिया, क्वेश्चन लिखा फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग, एक्स फाइंड करना है जो इसको सेटिस्फाई करता हो। 4 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स। 1 मिनट का टाइम। अरे यार ये गड़बड़ हो गई क्या, कुछ कुछ गड़बड़ हो गई, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ ले लो, ध्यान से करना, प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है, प्रॉपर्टीज का यूज करके करना। बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन हम जीआईएफ में ऐसा करके आ रहे हैं। तो चलो भाई जल्दी से सॉल्व करो, कौन करेगा? जिसने 11th में ये चीजें पढ़ के रखी हैं वो तो बोल रहा होगा सर टाइम खराब नहीं करो सर, लेकिन क्या करें, हमें सभी को देखना है। किसी ने नहीं पढ़ा होगा ऐसे बैठा रहेगा 12th में, पूरी की पूरी मैथ्स में ऐसे ही बैठा रहेगा मुंह लटका के, कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसे केसेस को देखते हुए किसी का बुरा ना हो, इसलिए फंक्शन चैप्टर हम 1 महीने पढ़ाते हैं, 11th का भी और 12th का भी। चलो, हाँ भाई चलो सॉल्व करते हैं। हमें पता है x इक्वल टू कितना होता है, x इक्वल टू होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। पुट कर देते हैं, तो देखो 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू, x की जगह पे क्या रख दें, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और एक जी आई एफ ऑफ एक्स पहले से लिखा हुआ है, प्लस माइनस कर दें तो यहां आ गया 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स। अब देखो जी आई एफ ऑफ एक्स की तो रेंज बहुत बड़ी है, ठीक, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज लिमिटेड है, तो हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ गया 2/3 टाइम्स ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स। अब फ्रैक्शनल पार्ट की हमने लिमिट पढ़ी है, क्या होती है, जो फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज होती है ये 0 से लेके 1 तक होती है, इसको यूज कर लेते हैं। तो देखो 2/3 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स की लिमिट आ गई 0 से लेके 1 तक, ठीक। थोड़ा साइड वाइड चेंज कर लेते हैं, तो यहां से जी आई एफ ऑफ एक्स आ गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3/2। अब मुझे ये बताओ 0 से लेके 3/2 तक जी आई एफ ऑफ एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। फिर से क्वेश्चन सुनना, 0 से लेके 3/2 तक जी आई एफ ऑफ एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। सर 2 वैल्यू हो सकती है, कौन कौन सी? एक तो हो सकता है जी आई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, दूसरा हो सकता है जी आई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ठीक। यही 2 वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू 0 से लेके 3/2 के बीच तक मिलती है। अब हमें निकालना क्या है, एक्स निकालना है। तो एक्स होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स।
तो इंटीग्रल पार्ट तो हमें मिल गया, निकाल लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखो, नया कलर लिया जाए। जब इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, देखो 2/3 इंटू 0, यानी कि 0। तो x आ गया हमारा 0 प्लस 0 डेट इज 0, एक x निकल आया। दूसरा, जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू है 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, वैल्यू रख के देखना, 2/3 इंटू 1 दैट इज 2/3। तो x कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2/3 दैट इज 5/3। आया क्या समझ में, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। अच्छा, दो फंक्शन को कंबाइन करके देखें क्या एक बार। चलो टाइप ऑफ फंक्शन खत्म करते हैं, खत्म। ठीक, खुश। टाइप ऑफ फंक्शन खत्म, नहीं पढ़ेंगे अब। एक क्वेश्चन बस कर लेते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। मान लो मॉड ऑफ एक्स का जीआईएफ हमें दिया है 2, और मैंने आपसे पूछा फाइंड एक्स, एक्स कितना होगा। एक्स का पहले मॉड है, फिर जीआईएफ है, इक्वल टू 2 दिया है, आपसे पूछा है एक्स कितना होगा। कैसे करोगे, समय लेके करोगे। चलो समय भी दे दिया आपको। हुआ क्या, अरे स्टार्ट तो किया ही नहीं। कोई बात नहीं, बिना घड़ी के टाइम ले लो, आपकी ईमानदारी पे भरोसा है मुझे। तो मैथ्स क्या होता है ना, बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो ये फालतू की बकवास हमें थोड़ा सा सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करनी पड़ती है। क्या करें, बोरिंग है तो है। कुछ को क्रिकेट पसंद होता है बहुत, कुछ को समझ ही नहीं आता, देखते ही नहीं है, क्या आईपीएल में बैठ के 4-4 घंटे खराब कर रहे हैं। ऐसा ही मैथ्स है, लोग दिन के 4-4 घंटे खराब कर रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके जैसे लोग, कुछ को समझ ही नहीं आता, बोरिंग लगता है, क्या करें। मेन चीज ये है, हमारा गोल क्या है, जेडबल पूछता है मैथ्स, तो चाहे बोरिंग हो चाहे इंटरेस्टिंग हो, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे भाई, देखो मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ कुछ क्या प्रॉपर्टीज बताई थी। क्या बताई थी कि यदि कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये किसके बराबर होता है हमारा, ये a के बराबर होता है। तो जो x है ये a से लेके a+1 तक हो सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे कि मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 के बराबर है, तो जो इसके अंदर रखी हुई क्वांटिटी मॉड x है, ये कहां से कहां तक हो सकती है, 2 से लेके 3 तक हो सकती है। आया समझ में, आ गया। अब देखो, मॉडुलस की भी कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि जब मॉडुलस ऑफ x किसी नंबर a से छोटा होता है, तो x माइनस a से a के बीच में हो सकता है। तो मॉडुलस ऑफ x यदि 3 से छोटा है, तो इसके कारण हम क्या लिखेंगे, x -3 से 3 के बीच में हो सकता है। पहली कंडीशन मिल गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, मैंने आपको बताया था जब मॉडुलस ऑफ x किसी नंबर a से बड़ा होता है, तो x या तो a से बड़ा होता है या फिर x माइनस a से छोटा होता है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं कि मॉडुलस x यदि 2 से बड़ा है या बराबर है, इसका मतलब x जो है ये या तो -2 से बड़ा होगा। ओ ओ ओ ओ, सम कंफ्यूजन। x माइनस a से छोटा होगा, मतलब x -2 से छोटा होगा। और दूसरी चीज क्या, x a से बड़ा होगा या बराबर होगा, मतलब x जो है 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा। और बीच में क्या आ जाता है, और। अब ये मिल गई हमें दो कंडीशन, दोनों का इंटरसेक्शन लगा देते हैं तो हमें x मिल जाएगा। तो देखो पहली कंडीशन क्या बोल रही है, पहले हम बना ले यहां पर -3, फिर -2, देन 2, देन 3। अब पहली कंडीशन बोल रही है 3 से छोटा होना चाहिए, मतलब इस तरफ।
और -3 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इस तरफ। ठीक, अब स्काई ब्लू वाली कंडीशन बना लेते हैं। x 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इस तरफ, और x -2 से छोटा होना चाहिए, या कि इस तरफ। थोड़ा सा ये बस देख लो इक्वलिटी कहाँ है और इनइक्वलिटी क्या है। -3 पर इनइक्वलिटी है, तो जब हम दो वो x की वैल्यू लिखेंगे, ठीक, तो हम लिखेंगे कि -3 सबसे छोटा क्या, -3, और इस पर इनइक्वलिटी मतलब ओपन ब्रैकेट से लेकर -2, -2 पर क्लोज ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि -2 पर इक्वलिटी, इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक, ये हो गया एक कॉमन रीजन। दूसरा कॉमन रीजन है ये वाला, तो दूसरे रीजन को यूनियन करके लिख देते हैं। 2 पर इक्वलिटी है तो 2 पर क्लोज ब्रैकेट, और 3 पर इनइक्वलिटी है तो 3 पर ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे करके जब दो फंक्शन मिक्स होकर आ जाए तो प्रॉपर्टीज बस याद हो हमें, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आया क्या समझ में? चलो, टाइप ऑफ फंक्शन खत्म। खुश, पानी पी लो, अगली बात करते हैं। कुछ नया नहीं कर रहे, वही जो 11th में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था? डोमेन। तो बात कर लेते हैं डोमेन की। बिल्कुल, आपको 30 सेकंड सांस लेने के लिए दिए जाएंगे, आप ले लो। जब तक थोड़ा सा बचपन की यादें ताजी कर लो कि डोमेन क्या होता था, रेंज क्या होता था, कुछ क्वेश्चन होते थे, कब डोमेन डिफाइन होता था, कैसे डोमेन डिफाइन करते थे। फिर मैं तो हूं ही बताने के लिए, तो मैं बताऊंगा। चलें स्टार्ट करें? चलो, डोमेन। डोमेन क्या होता था? यदि कोई फंक्शन है y = f(x), तो जिस जिस x की वैल्यू के लिए ये फंक्शन रियल होगा, उस x की वैल्यू को हम डोमेन बोल देते थे। लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) इज रियल। x की वो वैल्यू जिसके लिए f(x) रियल हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक, x की वह वैल्यू जिसके लिए f(x) रियल आता है, उसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? आया? अरे क्यों नहीं आएगा, 11th में तो बिल्कुल पढ़ चुके हैं। 100 200 क्वेश्चन करते थे। कैसे करते थे, थोड़ा याद है क्या? मुझे भी बता दो। अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग तरीके होते थे कब वो फंक्शन डिफाइन है। जैसे कि मान लिया हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन f(x) है यदि, तो ये कुछ इस फॉर्म में है यदि, और रूट कैसा है? इवन है। तो रूट f(x) को रियल होने के लिए कंडीशन क्या थी? जो रूट के अंदर होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब f(x) हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, और क्या क्या देखते थे? डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसको भी लिख सकते हैं, यदि कोई फंक्शन कभी नीचे डेनोमिनेटर में आ जाता है, तो ये रियल कब होगा? जब f(x) नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, ऐसे हम कंडीशंस लगा लगा के लास्ट ईयर डोमेन निकाला करते थे। अभी ताजी ताजी कंडीशन की बात कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है? log ऑफ f(x) टू द बेस gx। क्या कंडीशन पढ़ के आए हो लास्ट क्लास में, थोड़ा याद है? देखो, ये यदि फंक्शन रियल है, log ऑफ f(x), अरे फिर से क्यों लिखूं दो दो बार? log ऑफ f(x) टू द बेस gx इज रियल। ये चीज रियल कब होगी? जब f(x) कैसा हो? ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि x log नेगेटिव और 0 के लिए डिफाइन नहीं है। gx कैसा हो? ग्रेटर देन 0 हो। बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एक और कंडीशन पढ़ा था, gx कैसा होना चाहिए? 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, जिसको ध्यान में रख के हम क्या निकालते हैं? डोमेन ऑफ फंक्शन निकालते हैं। आया कुछ कुछ समझ में? थोड़ा बहुत तो आया होगा।
जो 11th क्लास में आपने पढ़ने के बाद दिमाग के उस कोने को साफ करके बिल्कुल साफ सुथरा करके अलमारी में बंद करके रख दिया था ना, उसको बाहर निकालते हैं और डोमेन के कुछ क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। मान लो एफ एफ एक्स इक्वल टू है रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके डोमिनेंट रेंज तो रटे हुए हैं। कब कब पॉजिटिव होता है? 0 से लेके पाई में होता है, फिर 2 पाई से लेके 3 पाई में होता है, फिर 4 पाई से लेके 5 पाई में होता है। ठीक। रेंज क्या होती है? -1 से 1। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दो। देखो, सॉल्व करते हैं। फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी रियल, एफ ऑफ एक्स को रियल होने के लिए जो अंडर रूट के अंदर है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब साइन एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक कंडीशन मिल गई। दूसरी कंडीशन, अंडर रूट के अंदर क्या है? 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन क्या मिली? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो क्या? देखो, ये चीज दिमाग में सॉल्व होती है। 16 माइनस एक्स स्क्वायर को दिमाग में लेके गए, इसको इक्वल टू 0 किया, तो 16 इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू हो गई -4 और +4। तो हमने ये बना दिया एक्स की वैल्यू -4 और +4। अब देखो, ये चीज कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? 4 से ज्यादा लेते हैं, 5 ले लिया। वेवी कर्व मेथड, 5 के लिए वैल्यू कितनी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो ये वेवी कर्व मेथड हो गया, मतलब यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कब कब होगा? जब हमारा x होगा -4 से लेके 4 के बीच में। ठीक। साइन x कब कब पॉजिटिव होगा? एक लंबी रेंज है जब साइन x पॉजिटिव होता है। तो चलो, दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन हम ले लेते हैं। इंटरसेक्शन लेने के लिए मान लो मैंने ये ग्राफ ड्रा किया, यहाँ है x y, ये है y। साइन x का ग्राफ होता है हमारा कुछ ऐसा। साइन 0 पे होता है 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, -पाई पे 0, -2 पाई पे 0। ये तो हो गया एक ग्राफ, जहां से पहली कंडीशन हम देख लेंगे कि साइन एक्स कब कब पॉजिटिव है। जब जब साइन एक्स ऊपर है तब तक साइन एक्स पॉजिटिव है। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है? एक्स -4 से 4 के बीच में पॉजिटिव है। 16 माइनस एक्स स्क्वायर है जो हमारा, ये एक्स की वैल्यू -4 से 4 तक पॉजिटिव है। तो एक्स की वैल्यू -4 देखना थोड़ा सा कहाँ आएगी, यहां कहीं आएगी। एक्स इक्वल टू -4 लाइन। देखो, पाई होता है 3.14, 4 थोड़ा सा ज्यादा होगा इसलिए पाई से थोड़ा सा दूर लिख दिए। पाई होता है 3.14, तो x इक्वल टू 4 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, पाई से थोड़ा सा दूर रख दिए। अब मुझे ये बताना, जो पहली कंडीशन है और जो दूसरी कंडीशन है, दोनों साथ में पॉजिटिव कब है? तो एक तो यहां पर दोनों साथ में पॉजिटिव है, और दूसरा यहां पर साथ में पॉजिटिव है। तो जो डोमेन आएगा वो आएगा -4 से लेके -पाई। थोड़ा ब्रैकेट देखो, -4 पे इक्वेलिटी है तो क्लोज ब्रैकेट, पाई पर इक्वेलिटी है क्या? पाई पर 0 है तो 0 पर तो इक्वेलिटी है, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 4 2 पाई। ऐसे हम डोमेन निकालते हैं। आया समझ में? मतलब फंक्शन कब कब डिफाइन है। तो x की इस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है, इस x की वैल्यू को हमने बोल दिया डोमेन। एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखना, 2 लाइन का क्वेश्चन था। देखो, 2 ही लाइन लिखी है मैंने, तीसरी नहीं लिखी। समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो, लोगों को डराने वाला फंक्शन, लेकिन आप तो पढ़ चुके हैं, आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। लॉग फंक्शन। तो लॉग ऑफ बेस 100x 2 टाइम्स लॉग ऑफ 10x +1 अपॉन -x।
इस फंक्शन का आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, और आपको पर्याप्त टाइम दिया जाएगा। लॉग की क्या क्या कंडीशन रहती है, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बेस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। तीनों कंडीशन लगाओ, इंटरसेक्शन ले लो, आंसर आ जाएगा। क्या मुझे बनता है ना, मुझे बनता है ना, तो मेरा इंतजार नहीं होता है, रहा नहीं जाता है कब मुझे सॉल्व करने मिले। दिमाग पहले सॉल्व कर लेता है 10-15 बार। तो होता क्या है, मैं आगे तक सॉल्व कर चुका हूँ दिमाग में, तो दिमाग सीधे आगे की चीज लिखता है, बीच की चीज खा जाता है। इसीलिए गलती से मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। कोई नहीं, इग्नोर कीजिएगा। बकवास बहुत हुई, वापस आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो, जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन होता है तो हमें पता है इसका बेस जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो 100x ग्रेटर देन जीरो, मतलब x ग्रेटर देन 0/100, 0/100 तो जीरो आता होता है, तो x ग्रेटर देन जीरो आ गया, पहली चीज आई समझ में। दूसरी चीज, बेस जो लॉगरिथमिक फंक्शन का होता है ये कभी वन के बराबर नहीं होना चाहिए। मीन्स 100x वन के बराबर नहीं होना चाहिए, तो x हमारा 1/100 के बराबर नहीं होना चाहिए। आया समझ में, दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, जो एफ एक्स होता है ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसमें न्यूमरेटर में एक फंक्शन, डेनोमिनेटर में एक फंक्शन है, तो इसके लिए हम दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। अलग अलग कैसे देखते हैं, एक बार न्यूमरेटर ले लिया, 2 log of 10x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, और यहां से हमें पॉइंट मिल गया कितना, log of 10x इक्वल टू -1/2। ठीक, तो x इक्वल टू 10⁻⁻1/2, या फिर बोला जाए x इक्वल टू 1/√10। एक पॉइंट मिल गया न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर को जीरो के बराबर कर देंगे तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, जीरो। तो दोनों पॉइंट को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। जीरो और 1/√10 में बड़ा कौन है, श्योर 1/√10। अब क्या देख लो, वेवी कर्व मेथड लगा लो। तो 1/√10 से बड़ी एक वैल्यू जो लॉग के साथ फिट हो जाए कौन सी होती है, 1 होती है। क्यों, लॉग ऑफ 1 जीरो हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, 1 रखा x की जगह, यहां पर x की जगह 1 रखा, तो 2 टाइम्स लॉग वन की वैल्यू जीरो, तो टोटल हो गया जीरो, जीरो प्लस वन, 1, 1 अपॉन में -1, तो टोटल क्या आया, नेगेटिव आया। तो 1/√10 से बड़ी वैल्यू के लिए यह है नेगेटिव, तो यहां हो जाएगा पॉजिटिव और यहां हो जाएगा नेगेटिव। आया क्या समझ में, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। अब मुझे ये बताओ, x जीरो से बड़ा होना चाहिए, x जो है जीरो से 1/√10 के बीच में होना चाहिए, और x 1/100 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 1/100 1/√10 के पहले आता है या बाद में आता है। 1/√10 कितना होगा, देखो √10 हो जाएगा कुछ 3 पॉइंट कुछ, तो 1/3 और 1/100 में 1/100 छोटा होगा, तो 1/100 1/√10 के पहले आता होगा। इतना आया समझ में। तो देखो, जब हम डोमेन लिखेंगे तो डोमेन लिखेंगे जीरो से लेके 1/√10 तक। इक्वलिटी नहीं लगी, इक्वल का साइन नहीं है, तो दोनों साइड कैसा आएगा, ओपन इंटरवल। ठीक, और किसके बराबर नहीं होना चाहिए, बीच में एक वर्ड आ रहा है 1/100, उसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सेप्ट 1/100 कर दिया हमने, 1/100 को बीच से हटा दिया। ये क्या आ गया हमारा, डोमेन। ऐसे करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन, और कंडीशन तो आपको याद ही है। आगे चलें, देखो
जब हम लॉग का क्वेश्चन लॉग के लिए डोमेन 11th में करते हैं तो 100 150 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन 12th में इतना नहीं कर सकते ना, नहीं तो 12th हमें अगले साल करनी पड़ेगी ड्रॉप लेके। ठीक है, इसीलिए केवल कुछ टफ टफ क्वेश्चन जिससे पुराने पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए वो ले रहे हैं। जिसको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है वो मेरे साथ समझने का ट्राई करना, घर जाके थोड़ा सा डोमेन 11th का पढ़ना, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना, और जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। आप क्वेश्चन तो आपको भी ट्राई करना है, वो कंपलसरी है, क्योंकि ये जो डोमेन और रेंज है पूरे के पूरे कैलकुलस में यूज होगा। आज के प्रवचन समाप्त हुए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो भाई, 1/log of 10 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। और ये किसका क्वेश्चन है? ये आपके टाइम में मेंस और एडवांस्ड होने लगा है ना, मेरे टाइम पे आईआईटी होता था, तो ये आईआईटी के टाइम का क्वेश्चन है। अब जल्दी से आपको क्या निकालना है, वही जो पढ़ रहे हैं, वरना आधे लोग मेरा चेहरा देखते रहेंगे, सर जी क्या निकालना है क्या निकालना है, आपने बताया नहीं था, हम वाई को देखते रहे, वाई हमें देखते रहे, ऐसे करके टाइम बीत गया। डोमेन निकालना है आपको। डोमेन निकालना है, डोमेन। कंडीशन लगाते हैं। देखो पहली कंडीशन है, जो लॉग के साथ बेस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो 10 बेस है, इसको पॉजिटिव करने की जरूरत है क्या? नहीं है, 10 तो वैसे भी ग्रेटर देन 0 है, दिख ही रहा है। जो लॉग के साथ बेस होता है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 10 1 के बराबर है क्या? नहीं है, तो इस कंडीशन को लिखने की जरूरत ही नहीं, क्यों पेन बर्बाद करें। ठीक। तीसरी कंडीशन होती है, जो लॉग के साथ फंक्शन होता है एफ एक्स वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसको लिखना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या आ गया, जो x हो गया ये 1 से छोटा होना चाहिए, इतना आ गया। ठीक, पहली कंडीशन पक्का। इतना आया समझ में? अरे आया, बिल्कुल आया। अब जो डेनोमिनेटर है किसी चीज का, ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो डेनोमिनेटर में देखो क्या है, log of 10 1 माइनस एक्स है, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस एक्स को 10 टू द पावर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मीन्स 1 माइनस एक्स को 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां से आ गया x को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो पहली कंडीशन मिल गई, दूसरी कंडीशन मिल गई। आगे बात करते हैं। दूसरा वाला फंक्शन देखा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। अंडर रूट पॉजिटिव रूट है, तो अंडर रूट के अंदर की चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x जो है -2 से बड़ा होना चाहिए। ये मिल गई तीसरी कंडीशन। अब हम क्या करें, तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन देख लें। देखो x -2 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो, तो -2 से 1 हो गया। -2 पर इक्वलिटी का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट, 1 पर इनइक्वलिटी का साइन है तो ओपन ब्रैकेट। बीच में -2 और 1 के कहीं पर 0 आता है, लेकिन कंडीशन दूसरी क्या बोल रही है कि x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 को कैसे हटाओगे, ऐसे। ये आ गया डोमेन ऑफ फंक्शन। आया क्या समझ में? पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे रेंज। ठीक है, और घर से कुछ क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं उनके एक स्टैंडर्ड बुक कोई भी ले लीजिए, प्रीवियस ईयर के साथ साथ कुछ और क्वेश्चन 10-12 उस टॉपिक के रोज लगा लिया कीजिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।